हेलो स्टूडेंट्स। सोचो अगर एक छोटी सी टैबलेट आपकी बॉडी के अंदर जाके एक स्पेसिफिक डिजीज को टारगेट करे और उसे ठीक कर दे। क्या कभी आपने सोचा है कि ये मैजिक कैसे होता है? ये मैजिक समझने का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मैं हूँ योगेश सर, और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप मेडिसिनल केमिस्ट्री को जीरो से एडवांस लेवल तक समझेंगे, एग्जैक्टली पीसीआई सिलेबस के हिसाब से। चाहे आप बी फार्मा से हो या डी फार्मा से, ये सीरीज आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बना देगी। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस का सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, बायोलॉजी को कंबाइन करके ड्रग के डिजाइन, सिंथेसिस और एक्शन को स्टडी करती है। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ड्रग कैसे बनती है, बॉडी में कैसे काम करती है, कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, इसके बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर पढ़ाई करना होगा। जैसे एक लॉक और की का मॉडल होता है, यानी ताला और चाबी का एक मॉडल होता है, वैसे ही ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्ट होता है। और उसी की वजह से क्या होता है, उस रिसेप्टर में ड्रग बाइंड कर लेता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर उस दवा का प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा कई सारी बीमारी ठीक हो जाते हैं। तो चलिए हम अब सीधा कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखने वाले हैं। तो इसमें एक फर्स्ट पॉइंट में एक अच्छी बात बताई गई है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री डेवलप फ्रॉम एम्पिरिकल यूज ऑफ नेचुरल रेमेडीज टू मॉडर्न साइंस ड्रिवन डिसिप्लिन। अर्ली ड्रग वर आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट एंड द मिनरल्स लाइक मॉर्फिन एंड क्विनाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इसको एक पुराने तौर तरीके, जो पुराने तरीके से हमारा इलाज किया जाता था, उसका एक डेवलप वर्जन है। मतलब जो पुराने तौर तरीके को यूज करके नेचुरली रेमेडीज मिलता था हमको, यानी नेचुरली सॉल्यूशन मिलता था हमारे प्रॉब्लम्स का, उसी को मॉडिफाई इतना एडवांस लेवल पे कर दिया गया है कि वो अब मेडिसिनल केमिस्ट्री कहलाता है। और ये चीज़ कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो अपने आप में। बेसिकली इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट एंड मिनरल्स, यानी ये प्लांट और मिनरल से ही बनाया गया है, जिसको हमने एडवांस लेवल पे ले जाकर एक केमिकल स्ट्रक्चर दे दिया है, जैसे कि हमारा मॉर्फिन एंड क्विनाइन। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, विद द राइज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 19th सेंचुरी सिंथेटिक ड्रग लाइक एस्पिरिन emerged। इसका मतलब है, जब 19th सेंचुरी आया तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा क्रेज था, लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने लगे थे। उसी वक्त एस्पिरिन नाम का एक दवा मार्केट में उभरा। उसके बाद जब 20th सेंचुरी आया तो वहाँ पे एंटीबायोटिक का इंट्रोड्यूस हुआ, हार्मोन्स आए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करने वाले ड्रग्स आए, और इससे इसको बनाने का गाइड या इसके ऊपर पढ़ाई करने का मेन उसका जो सोर्स था वो हमारा फार्माकोलॉजी था और बायोकेमिस्ट्री था। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं, जिसमें हमें प्रेजेंटली जो ड्रग्स हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि इसमें बोला गया है, प्रेजेंटली ड्रग्स डिस्कवरी relies on the structure-based design, high throughput screening, and the computational method to identify and optimize the molecule against the defined biological targets। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, आज के डेट में मेडिसिनल केमिस्ट्री इतना एडवांस लेवल पर चले गया है कि अब हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके भी हम एक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसका बायोलॉजिकल टारगेट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले के टाइम में ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हम एक दवा खाएं और एक स्पेसिफिक बीमारी को ही हम टारगेट कर पाएँ, लेकिन आज के डेट में ये पॉसिबल है। एक बीमारी को स्पेशली टारगेट करके हम उसके हिसाब से भी मेडिसिन बना सकते हैं, और बहुत अच्छा मेडिसिन बना सकते हैं। तो इन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करने के दौरान हमने कुछ वर्ड्स देखे, जैसे कि हमारा एम्पेरिकल थेरेपी और CADD, कैड। तो एम्पेरिकल थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रेदर देन द मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है कि जो पुराने टाइम में ट्रीटमेंट होता था वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से होता था, ना कि मैकेनिज्म के हिसाब से। वैसे ही कैट का मतलब क्या है? कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन फॉर द प्रिसीडिंग, बाइंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग लीड्स। इसका मतलब क्या है? जब कोई कंपाउंड का एक नया खोज होता है उसको हम लीड प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं। और इसी कैट की वजह से हम एक दवा को अच्छा रंग रूप, या यूँ बोल सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, वेल ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये उसका हिस्ट्री वाला पार्ट था। नाउ वी आर मूविंग टू इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ द डिजाइन, सिंथेसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ड्रग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री साइंस का वो सब्जेक्ट है, या वो साइंस है जिसमें हम एक दवा को डिजाइन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बना सके। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का यूज किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में कोई ड्रग के बारे में रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं तो बेसिकली उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का एक कॉम्बाइंड नॉलेज छुपा हुआ होता है। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इट फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसे हम एस के नाम से जानते हैं, जो आगे आकर आपको बहुत काम आने वाला है, टू रिलीज द स्ट्रक्चर विथ बायोलॉजिकल इफेक्ट। इसका मतलब है ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी एस के ऊपर काम करता है। और यही एस ही मेन रिस्पॉन्सिबल यूनिट है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जिसके वजह से बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है हम उसको स्टडी कर पाते हैं। एस का बेसिक मतलब होता है कि अगर कोई मेडिसिन है और उसका कोई केमिकल स्ट्रक्चर है, तो उस केमिकल स्ट्रक्चर को हम अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे और उसके ऊपर जो फंक्शनल रूप लगा होता है या कोई मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है, तो उसका क्या एक्टिविटी जाता है, वो मॉलिक्यूल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एक्टिविटी या एस के ऊपर हम उसको स्टडी करेंगे। और वही मॉलिक्यूल्स के वजह से डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी आता है, या यूँ कहें वो जो मॉलिक्यूल लगा हुआ है स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसके वजह से मेडिसिन का अलग अलग नाम होता है और उसका अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं। वहीं फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि इट इन्वॉल्व द लीड आइडेंटिफिकेशन फॉलोड बाय द लीड ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है, लीड आइडेंटिफिकेशन एंड लीड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे लीड का मतलब है एक नया मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक टारगेट के हिसाब से बनाना या खोज करना। यानी पहली फेज में क्या होता है, हम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को खोजते हैं लेकिन उसका हम ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं। यानी एक जस्ट रिसेंटली खोजा गया तत्व या मॉलिक्यूल या एक मेडिसिन होता है जिसको हम लीड बोलते हैं। तो एक स्पेसिफिक बीमारी या स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर अगर हमने कोई चीज़ को खोज किया है, कोई मेडिसिन को खोज किया है, तो उसको हम बोलते हैं लीड, और उसी प्रोसेस को हम लीड आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। जब वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है, उसको हम अच्छे और ऑप्टिमाइज करने वाले जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री बेसिकली इन दोनों चीज़ के ऊपर निर्भर है, यानी लीड को खोजना और उसको ऑप्टिमाइज करना, यानी मेडिसिन को खोजना और उसको ऑप्टिमाइज करना। इसीलिए ये सब्जेक्ट को एक जनरल केमिस्ट्री के साथ इमर्ज किया गया है बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से। नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट में जाते हैं, जिसमें बताया गया है द गोल इज टू अचीव हाई एफिकेसी, सिलेक्टिविटी एंड सेफ्टी। इसका मतलब है कि बेसिकली जो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो हम जो दवा बना रहे हैं, उसका एफिकेसी यानी उसके काम करने के तरीके बेहतर होना चाहिए, उसका सिलेक्टिविटी बेहतर होना चाहिए, मीन्स वो जो सिलेक्टिविटी है वो स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर काम करना चाहिए, और सेफ्टी यानी उसको खाने के बाद या उसको डाइजेस्ट करने के बाद या हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो सेफ होना चाहिए, बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। इट कंसिडर फार्माकोकाइनेटिक्स लाइक एडीएमई एंड अलोंगसाइड फार्माकोडायनेमिक। आप सभी को पता होगा जब हम एडीएमई पढ़ते हैं यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, और यू कैन से एक्सक्रीशन। यानी हम एक चीज़ अगर हमारे बॉडी के अंदर खाते हैं तो वो जो चीज़ है या वो जो मेडिसिन है वो एक फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करता है, और हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को देके गुजरता है। जैसे हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, जब हम खाते हैं जब आते हैं तो वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, देन वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के बहुत सारे पार्ट में। नेक्स्ट जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब बेसिकली होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द लिविंग सिस्टम। एंड देन जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो बेसिकली क्या होता है, वो अपना असर दिखाना स्टार्ट करता है। जब उसका असर कंप्लीट हो जाता है तो वो कंप्लीटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं होता, तो बॉडी उसको हमसे अलग कर देता है, जिसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये फार्माकोडायनेमिक को भी कंसिडर करता है और अलोंगसाइड फार्माको काइनेटिक्स भी कंप्लीट करता है। तो अगर हम इसको सही शब्द में समझें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री बेसिकली इन दोनों के ऊपर काम करता है, फार्माकोडायनेमिक के भी ऊपर काम करता है और फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर भी काम करता है। यानी दवा शरीर के साथ क्या करता है और शरीर दवा के साथ क्या करता है, इन दोनों स्टडी को कंसिडर करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है इट एड्रेस ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव और इनएक्टिव मेटाबोलाइट। इसका मतलब है जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बेसिकली ये ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स के ऊपर भी काम करता है। यानी जब हम दवा खाते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। कई दवा ऐसा होता है जो पहले से ही इनएक्टिव फॉर्म में होता है फिर बाद में एक्टिव फॉर्म में आता है, कई दवा ऐसा होता है जो
पहले से इनएक्टिव फॉर्म में होने के बाद जब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, तो एक फेज से दूसरे फेज में जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में आता है। जैसे कि हमारा प्रो ड्रग्स हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, जिसको हम बेसिकली टीबी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, वो जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं और फिर वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो इसी को हम ड्रग मेटाबॉलिज्म करते हैं, बोलते हैं। जो यही ड्रग मेटाबॉलिज्म का स्टडी है, इसको भी हमारा जो मेडिसिनल केमिस्ट्री वो एड्रेस करता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम सिर्फ ड्रग रिसेप्टर नहीं, ड्रग एंजाइम का इंटरेक्शन को भी हम पढ़ सकते हैं एक मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी एक केमिकल स्ट्रक्चर बना के हम उस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कैसा होता है। एक ड्रग इस रिसेप्टर से कैसे बाइंड करता है, या एक एंजाइम ड्रग से कैसे बाइंड करता है। नेक्स्ट हम 9th पॉइंट में देख पा रहे हैं कि इट यूज द बायो असिस्ट रेजिम एंड द फंक्शनल ग्रुप मॉडिफिकेशन टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है, जैसे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप को मॉडिफिकेशन करना होता है या बायो असिस्ट रेजिम के ऊपर ये काम करता है। कैसे काम करता है, बेसिकली इन स्टडीज को इसलिए किया जाता है ताकि हम उस ड्रग का प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सके या बढ़ा सके। उसके अंदर जो उसका ओन प्रॉपर्टीज होता है या उसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम इम्प्रूव कर सके। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड के अंदर अगर ऊपर में या साइड में एक एक अलग अलग मॉलिक्यूल लगा होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया या क्लोरीन हो गया, तो उसका हर एक मॉलिक्यूल का या हर एक फंक्शनल ग्रुप का एक रोल होता है जो दवा के अंदर छुपा हुआ होता है। तो उसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो उससे क्या चेंजेस आएगा, जिसको मैंने पहले बता रखा है कि हम एसएआर में इन सब चीज़ों को आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट दैट इज आवर 10 पॉइंट। सो इसमें लिखा हुआ है कि इट एंश्योर द केमिकल स्टेबिलिटी एंड सुइटेबिलिटी ऑफ द साइकोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है, तो जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं तो बेसिकली ये केमिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ उसके अंदर का जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, यानी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में भी हमें बताता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इसमें बताया गया है इट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थेराप्यूटिक एजेंट एंड फॉर अनमेट मेडिकल नीड्स। इसका मतलब ये है कि ये हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने के लिए नहीं, ये हमें रिसर्च के लाइन में भी हमें मदद करता है। जैसे कि कोई एक न्यू थेराप्यूटिक एजेंट बना रहा है, बेसिकली ये इनडायरेक्टली मेडिसिन के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर हम कोई नया मेडिसिन बनाते हैं जो प्रीवियसली मेडिकल फील्ड में नहीं बनाया गया है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी हमको ये हेल्पफुल होता है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें बताया गया है कि इट कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मुलेशन कॉम्पैटिबिलिटी इन द डोजेस ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई नया ड्रग बनाते हैं या एक ड्रग का कॉम्पैटिबिलिटी चेक करते हैं कि इस ड्रग को हम कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, उसके साथ ही साथ वो बना हुआ ड्रग को और कैसे बेहतर बनाएं, इसके बारे में भी हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री मदद करता है। तो इस दौरान हमने कुछ वर्ड्स देखे जैसे कि लीड कंपाउंड और एडीएमई। तो लीड कंपाउंड का मतलब होता है इनिशियल मॉलिक्यूल विथ डिजायर्ड एक्टिविटी यूज फॉर द फर्दर रिफाइनमेंट। इसका मतलब क्या है कि हम जब कोई एक नया मॉलिक्यूल या एक नया ड्रग्स बनाते हैं तो उसको बाद में और रिफाइनमेंट करना पड़ता है, बाद में उसको और ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो जब तक वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होता है या जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना हुआ होता है या जब तक उसका कोई नाम नहीं होता है, तब तक हम उसको बोलते हैं लीड कंपाउंड। और एडीएमई के बारे में तो पहले ही मैंने बता दिया था आप सभी को कि बेसिकली एडीएमई का फुल फॉर्म होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जिसके बारे में आप ब्रीफली फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, या आगे आने वाले टाइम में हम फार्माकोलॉजी को एक्सप्लेन कर देंगे बहुत बढ़िया से, तो उस पर हम बताएंगे। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना या खाना या उसको निगलना, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो बेसिकली वो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सोर्स के जरिए, जैसे हमारा ब्लड हो गया या कोई और सोर्स के जरिए हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, जैसे हमारे ऑर्गेनल्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद क्या होता है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो जो हमने खाया है उसका एक केमिकल फॉर्म होता है। वो केमिकल फॉर्म एक दूसरे फॉर्म में आता है, जैसे कि इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म, ऐसे टाइप का चीज़ें जो होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जब ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है, तो वो कंप्लीट दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं होता, तो बॉडी उसको एलिमिनेट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है केमिकल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब आप सभी को पहले से ही पता होगा कि केमिकल स्ट्रक्चर मतलब अगर हम मॉलिक्यूल का या कोई नया ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो हर एक ड्रग के अंदर एक केमिकल छुपा हुआ होता है और हर एक केमिकल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम देखते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में केमिकल स्ट्रक्चर का क्या रोल है। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है ड्रग मॉलिक्यूल कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट ओवरन द एक्टिविटी ऑफ एंड रिएक्टिविटी।
इसका मतलब क्या है कि हर एक ड्रग के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे मैंने बताया कि भाई एक बेंजीन रिंग है, उसमें अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दे तो वो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। तो उस बेंजीन रिंग में उस नाइट्रो ग्रुप का क्या रोल होता है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और वही नाइट्रो ग्रुप की वजह से उसके अंदर एक्टिविटी प्रोड्यूस होता है अलग अलग टाइप के। वैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जिसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स लगा हुआ होता है या काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, जो कि बेसिकली एक मेडिसिन को मेडिसिन बनाता है। और वही फंक्शनल रूप की वजह से उसके अंदर एक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी प्रोड्यूस होता है, वही चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है द फार्माकोफोर रिप्रेजेंट द एसेंशियल फीचर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। यहाँ पे फार्माकोफोर वर्ड का मीनिंग जानना में बहुत जरूरी है। तो फार्माकोफोर का मतलब होता है मिनिमल स्ट्रक्चरल फीचर नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कोई भी एक कंपाउंड का एक मिनिमल स्ट्रक्चरल फीचर होता है, यानी उस कंपाउंड के अंदर या उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हो गया, ऐसे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम फार्माकोफोर बोलते हैं। तो चलिए उस सेंटेंस को दोबारा से हम एक बार रीड करते हैं, तब आप उसको समझ पाएंगे। तो वही जो मिनिमल जो स्ट्रक्चर जिसके बारे में बताया गया है दैट रिप्रेजेंट द एसेंशियल फीचर फॉर द एक्टिविटी, यानी वो जो मिनिमम जो स्ट्रक्चर है उसका जो सबसे कम अगर कोई स्ट्रक्चर भी हो तो वही जो स्ट्रक्चर है वही हमारा एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम फार्माकोफोर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं लिपोफिलिसिटी, जिसको हम लॉग पी से डिनोट करते हैं। इन्फ्लुएंस द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, जैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेम्ब्रेन होता है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल वॉल होता है, तो बेसिकली या सेल मेम्ब्रेन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम ड्रग खाते हैं तो ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद या जब हम ड्रग के निकलते हैं अपने अंदर या मेडिसिन को निकलते हैं अपने अंदर, तो बेसिकली क्या होता है जब स्टोमक में जाएगा या बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो अलग अलग जगह से एब्जॉर्ब होते हैं, तो एब्जॉर्ब होने के लिए या हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए उसको एक मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है, जिसमें क्या होता है हमारा बॉडी जो है लिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, तो वो जो एक बैरियर की तरह काम करता है, उस बैरियर को क्रॉस कराना बहुत जरूरी होता है ताकि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाए, हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो उसी को बोला गया है लिपोफिलिसिटी इन्फ्लुएंस द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मींस जो ड्रग का लिपोफिलिक कैरेक्टर या लिपोफिलिसिटी होगा वही बेसिकली मेन कारण होगा जिससे हमारा ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जा सके। इसका मतलब हमें ये समझाया जा रहा है कि हमें ड्रग को ऐसे डिजाइन करना है ताकि वो उस मेम्ब्रेन को सही तरीके से क्रॉस कर सके और हमारे बॉडी के अंदर जाके अपना रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन, जिसको हम पी के ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें बताया गया है आयोनाइजेशन अफेक्ट द सोल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन, यानी बेसिकली क्या होता है वो जो ड्रग है वो अगर एब्जॉर्ब तो हो जा रहा है लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर सोल्युबिलिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या हमारे अंदर जो एंजाइम से हार्मोन से या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर अगर सोल्युबिलिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या मिल नहीं रहा है या सोल्युबल नहीं हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा। तो उस चीज़ को हम अगर स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें आयोनाइजेशन के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए बताया गया है कि आयोनाइजेशन अफेक्ट द सोल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है साइज एंड शेप। साइज एंड शेप डिटरमाइन द टारगेट बाइंडिंग, मीन्स हमारा जो टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से अगर उस मॉलिक्यूल का साइज और शेप को, यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है मॉलिकुलर साइज का, यानी स्ट्रक्चरल साइज का और शेप का बात किया जा रहा है, यानी वो जो ड्रग होगा या वो जो मॉलिक्यूल होगा या वो जो लीड होगा उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल साइज होता है या स्ट्रक्चरल शेप होता है, उसको हमें ऐसे डिफाइन करना है या ऐसे बनाना है ताकि वो हमारे टारगेट डिजीज के ऊपर जो भी हमारे रिसेप्टर्स है या जो भी हमारे एंजाइम्स है उसमें सही तरीके से जाके बाइंड कर सके। इसके बारे में भी हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री बताता है। हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स और एक्सेप्टर गाइड द रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर ही बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। मीन्स वो जो है हमारा रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन है ड्रग के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसके बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो भी मेडिसिनल केमिस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस कैन सिग्निफिकेंटली अल्टर द पोटेंसी एंड सिलेक्टिविटी। इसमें यह भी बताया गया कि भाई हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई स्ट्रक्चर में हम माइनर चेंजेस भी कर दें या कोई फंक्शनल ग्रुप में माइनर भी चेंजेस कर दें तो उसका पोटेंसी यानी उसका काम करने का तरीका और जो जिस जगह पे जाकर बाइंड करना चाहिए वो वैसे ही बाइंड करेगा। एक माइनर चेंज भी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, हो सकता है उस ड्रग को ड्रग ही ना बनाए। तो इसमें हमने एक स्पेशल वर्ड देखा था जिसका नाम है फार्माकोफोर। तो बेसिकली फार्माकोफोर का डेफिनेशन ये है कि मिनिमल स्ट्रक्चरल फीचर नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी
कोई भी एक अगर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं या कोई भी एक हम ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक मिनिमल स्ट्रक्चर होता है, और वही स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। हो सकता है ये मिनिमल स्ट्रक्चर उस पूरे स्ट्रक्चर का एक पार्ट हो, एक छोटा सा हिस्सा हो, या हो सकता है उसका 90% पोर्सन हो, या हो सकता है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो, पर एक मिनिमल स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम फार्माकोफोर बोलते हैं। अब आगे जो हम देखने वाले हैं जिसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री है। यानी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम जो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं, हर एक स्ट्रक्चर का एक आईयूपीएसी और एक कॉमन नेम होता है। उसके बाद जब वो प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है, तो अपने अपने ब्रांड अपने हिसाब से ब्रांड नेम रखते हैं। लेकिन जो कोर नेम है, जिसके जिसके वजह से हम उसको पहचानते हैं, जिसकी वजह से हम उसको लीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो हमारा आईयूपीएसी नेम होता है, जिसको हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली जो आईयूपीएसी नेम होता है वो केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया जाता है, और जो कॉमन नेम है जिसको हम जेनेरिक नेम बोलते हैं, वो एक ऑफिशियल और नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है। जैसे कि हमारा पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल कोई आईयूपीएसी नेम नहीं है, ओके, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हम एक ऑफिशियल नाम की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वैसे अगर हम इस चीज़ को अगर आईयूपीएसी नेम हिसाब से देखें तो 4 एमिनो एसिडोमिनोफेन के हिसाब से हम इसको जानते हैं। वहीं अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड नेम के हिसाब से ये मिल जाता है, जैसे कि पैसेमोल, पीमोल, इस तरीके से हम उसको ब्रांड नेम की तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। तो बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक ओरिएंटेशन होता है, एक तरीके से घूमता है, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि देखने का तरीका होता है कि वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, या कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री में वैसे तो स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है, पर यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने का मेन कारण यही है कि उसका ओरिएंटेशन, वो किस तरीके से मिलता है, या वो किस तरीके से उस स्ट्रक्चर का कौन सा साइड जाता है और रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिससे एक्शन प्रोड्यूस होता है। जिसके वजह से इसमें बताया गया कि एनान्सोमर कैन डिफर इन एक्टिविटी, पोटेंसी एंड टॉक्सिसिटी। अगर सेम ड्रग अलग अलग साइड से जाके अगर हमारे रिसेप्टर में बाइंड करे, या अलग अलग एंगल से बाइंड करे, तो उसके वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी, पोटेंसी और टॉक्सिसिटी लेवल में चेंजेस आ सकता है। इसीलिए हम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसे हमने पहले ही बताया था कि एक ड्रग जो है जरूरी नहीं कि खाली रिसेप्टर से बाइंड करे, हो सकता है वो एंजाइम से भी बाइंड करे, हो सकता है वो न्यूरोट्रांसमीटर से भी बाइंड करे। तो इसमें बताया गया फोर्थ पॉइंट में कि स्टीरियो केमिस्ट्री इफेक्ट द बाइंडिंग ओरिएंटेशन एट द रिसेप्टर और एंजाइम। यानी जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या मेडिसिनल केमिस्ट्री के पढ़ने के दौरान स्टीरियो केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री इतना पावरफुल है कि अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम एक ड्रग का बाइंडिंग कैपेबिलिटीज को भी एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है या एंजाइम के साथ बाइंड करता है, जिससे हम एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है, रेगुलेटरी प्रेफरेंसेस ऑफन फेवर सिंगल एनान्सोमर ड्रग। इसमें हम ज़्यादा कुछ न जाते हुए बस इतना समझते हैं कि जो हमारे रेगुलेटरीज होता है, या जो हमारे नियम कानून जहाँ से बनाया जाता है मेडिसिन को लेकर, तो जिसमें अगर कोई सिंगल एनान्सोमर वाला जो ड्रग होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एनान्सोमर हो, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसको ज़्यादा यूज में लाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, एक्टिविटी सब कुछ वेल बैलेंस्ड होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स देखे, जैसे कि हमारा आउटोमेर्स और डिस्टोमेर्स। इसका मतलब है मोर और लेस एक्टिव एनान्सोमर पेयर। नेक्स्ट अब हम इसका केमिकल क्लासिफिकेशन, या यूँ कहें मेडिसिनल केमिस्ट्री को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन के या मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली इसका 3 क्लासेस देखा गया है। जैसे कि हमारा बेस्ड ऑन द सोर्सेज, बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासेस। तो जब हम बेस्ड ऑन द सोर्सेज देखते हैं, यानी कहाँ से मिलता है, ये मेडिसिन कहाँ से बनता है या कहाँ से मिलता है, तो उसमें 3 तरीके की चीज़ें देखा गया। जैसे नेचुरली कुछ ड्रग्स मिलते हैं, वो जो नेचुरल सोर्स है वो हमारा प्लांट हो सकता है, माइक्रोबियल हो सकता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जा सकता है, या प्लांट से प्रोड्यूस किया जा सकता है। सेमी सिंथेटिक, यानी हमने नेचुरल प्रोडक्ट को ऑब्टेन किया और हमारे खुद कुछ बनाए गए केमिकल को मिलाया, जिससे एक ड्रग बनता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। एक होता है हमारा सिंथेटिक, जो कंप्लीटली बना बनाया है, कि नेचुरली वो चीज़ नहीं मिलता है, हमने 4-5 प्रोडक्ट या बहुत सारे प्रोडक्ट को बना के केमिकली सिंथेसाइज किया। उस तरीके से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं, हर दवा का अपने काम करने का तरीका होता है, हर दवा का अपने एक तरीका होता है बीमारी को ठीक करे, या हो सकता है हर दवा को हम एक टारगेट बीमारी के हिसाब से बना सकते हैं, एक डिजीज के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि हमारा एनाल्जेसिक,
जो कि पेन किलर माना जाता है, जो हमारे माइल्ड पेन को ठीक करता है। एंटी हाइपरटेंसिव, यानी जो हमारे हाइपरटेंशन को ठीक करता है, हमें ब्लड प्रेशर से छुटकारा दिलाता है। एंटी माइक्रोबियल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे ग्रोथ हो गया होता है उसको रोकता है। नेक्स्ट है हमारा CNS एजेंट, वो ड्रग जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन में जाके काम करता है। ऐसी इस तरीके से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि बेसिकली यही हमारा क्लासिफिकेशन, मेन क्लासिफिकेशन तो हमारा यही है। इसी को लेकर हम आगे जाकर मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर मेडिसिन को स्टडी करने वाले हैं इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासेस। जैसे एक केमिकली एक क्लास बनाया जा सकता है, जैसे हमारा अल्कलॉइड हो गया, स्टीरॉइड्स हो गया, पेप्टाइड्स हो गया, हेटेरोसाइकिल्स हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो अल्टीमेटली अगर हम सही तरीके से देखें तो ये केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से दर्शा रहा है कि उस तरीके से भी हम मेडिसिन को एक अलग अलग क्लास से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारा याद रखिएगा कि मेन जो हमारा क्लासिफिकेशन टाइप है वो है हमारा ड्रग टाइप, जैसे कि हमारा एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, लाइक दैट। आगे हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के सबसे अहम पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली इसको समझने के लिए हमें फार्माकोलॉजी को बेहतर तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको जोड़ पाएंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री से। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला जो पार्ट होता है, बेसिकली ये फार्माकोलॉजी ही होता है। लेकिन जब हम इसमें उस चीज़ को डिफाइन करते हैं या इसमें उस चीज़ को जब हम लिखते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसको हम केमिकली ज्वाइंट करते हैं या केमिकली उसके साथ मर्ज करते हैं उस फार्माकोलॉजिकल एक्शन के साथ। तो उसी को हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो जैसे कि इसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, ड्रग्स इंटरेक्ट विथ बायोलॉजिकल टारगेट लाइक रिसेप्टर, एंजाइम, आयन चैनल, न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो ड्रग का जो टारगेट होता है या बायोलॉजिकल टारगेट होता है, बेसिकली अगर ह्यूमन के अंदर बात करें या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करें, तो कुछ चीज़ें होते हैं उसका जो सबसे मेन टारगेट होता है, जैसे कि रिसेप्टर हो गया, एंजाइम हो गया, आयन चैनल हो गया एंड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड इज द कोर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बेसिकली हमारे सेल का एक मेन पार्ट माना जाता है, या यूँ कहीं प्रोटीन का पार्ट माना जाता है, जिससे हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो रिसेप्टर, एंजाइम, आयन चैनल, ये वो पार्ट हैं जो बीमारियों को लेके और हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को लेकर रिलेट है। यानी इसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो या तो हम बीमारी करवा सकते हैं या तो बीमार को ठीक कर सकते हैं। तो जो ड्रग खाते हैं, तो वो जो ड्रग है बेसिकली रिसेप्टर, एंजाइम और आयन चैनल और न्यूक्लिक एसिड से ही बाइंड करके एक बीमारी या एक डिजीज को ठीक करता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को टारगेट बोला गया है या बायोलॉजिकल टारगेट बोला गया है। तो जब हम ड्रग के जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, तो बेसिकली इन सब चीज़ों का टाइप्स का या सब टाइप्स का या क्लासेस को ही इस्तेमाल करके हम उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, अब देखिए उस चीज़ को सेकंड पॉइंट में कितने अच्छे तरीके से बताया गया है। जैसे कि वो जो रिसेप्टर या वो जो बायोलॉजिकल टारगेट है जिसे ड्रग बाइंड करता है, तो वो जो बाइंडिंग है वो दैट बाइंडिंग इज मेडिटेड बाय नॉन कोवालेंट बॉन्ड। नॉन कोवालेंट बॉन्ड इसलिए बोला गया है कि जब कोई चीज अगर किसी और मटेरियल से बाइंड कर ले कोवालेंट बॉन्ड के द्वारा, तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है, वो परमानेंट बाइंड हो जाता है। यानी अगर कोई ड्रग हम या कोई केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जाता है, अब बॉडी के अंदर परमानेंट बाइंड कर लेगा, तो वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा, वो हमारे लिए जहर बन जाएगा। तो इसीलिए बताया गया है कि बाइंडिंग इज मेडिएटेड बाय नॉन कोवालेंट बॉन्ड लाइक आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक और वेंडर वल्वल्स। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, इस तरीके से ड्रग हमारे रिसेप्टर से या टारगेट से बाइंड करता है, जिससे वो रिवर्सिबल होता है, यानी वापस अपने पुराने स्टेज में चले आता है और ड्रग हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन तब तक उसका काम हो चुका होता है। लेकिन अगर यही चीज ना हो के कोवालेंट बॉन्ड से अगर बाइंड कर ले या कोवालेंट फोर्स से बाइंड कर ले, तो वो चीज इरिवर्सिबल हो जाएगा और बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करेगा। अब हम बात करते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, जो कि एक अहम पार्ट है जनरल मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एनी ड्रग। कोई एक ड्रग या तो एगोनिस्ट की तरह काम करेगा या तो एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा। एगोनिस्ट मतलब वो जो चीज जो अच्छी एक्टिविटी प्रोड्यूस करे, उस चीज का कैपेबिलिटीज को बढ़ाए, यानी, और उसका एग्जैक्टली अपोजिट एंटागोनिस्ट मीन्स कोई चीज को ब्लॉक करना। यानी कोई मेडिसिन है और हमारे बॉडी की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है, कोई एक मेडिसिन है हमारे बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है या अच्छा कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो जो ठीक करने वाले चीजें हैं, हो सकता है एंटागोनिस्ट से भी हमारी बॉडी ठीक हो सके, हो सकता है एगोनिस्ट से भी हमारी बॉडी ठीक हो सके। तो ये उस फेज के ऊपर डिपेंड करता है, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एगोनिस्ट के बारे में बताया गया है, एगोनिस्ट एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस रेस्पॉन्स, एंटागोनिस्ट ब्लॉक द रिसेप्टर एंड प्रिवेंट द रेस्पॉन्स। मीन्स मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई रेस्पॉन्स आना है जो जरूरी है,
वो रिस्पॉन्स अगर हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ गए हैं, तो उस जगह पे हमें एगोनिस्ट का जरूरत पड़ेगा। मीन्स जब हम एगोनिस्ट खाएंगे तो आर्टिफिशियली, ये एगोनिस्ट बेसिकली एक मेडिसिन होता है, जब हम इसको खाएंगे तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कराएगा बॉडी से, जिससे हमें क्या हो जाएगा, वो रिक्वायर अमाउंट ऑफ वो जो रेस्पॉन्स हमें जब मिलने लगेगा तो हमारा बॉडी ठीक हो जाएगा। वैसे ही उसका अपोजिट अगर बात करें, हमारा बॉडी अगर नॉन रिक्वायर थिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, या हमें इतना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है कि हमें उससे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइम में उस रिस्पॉन्स को रोकना पड़ेगा, उस कंडीशन को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए हम कोई मेडिसिन खाएंगे तो उस मेडिसिन को हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट बोलेंगे। इसलिए वो बोला गया है कि ब्लॉक द रिसेप्टर। तो वो जो रेस्पॉन्स जिस रिसेप्टर से आ रहा है, उस रिसेप्टर को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारा बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। हालांकि दोनों मेडिसिन होते हैं और दोनों हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमें अगर कोई काम करना हो या हमारे बॉडी नॉर्मल फंक्शन में होता है, तो उस नॉर्मल फंक्शन को बैलेंस आउट करने के लिए हमारा बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम को यूज में लाता है या प्रोड्यूस करता है। तो कुछ ड्रग ऐसा होता है जो इन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। मीन्स हो सकता है कि हमारे बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से कोई एंजाइम बन रहा हो, जिससे हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। तो उन कंडीशन में उस एंजाइम के प्रोडक्शन को रोकने के लिए या उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम इनहिबिटर खाते हैं। ये एक ड्रग के फॉर्म में मिलता है। जब हम इस चीज को खाते हैं, तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा होता है या एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा होता है, उसको क्या करता है, उसको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है या उसका एक्टिविटी को बढ़ा देता है सिचुएशन के हिसाब से, जिससे हमें नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न आ जाते हैं, या हमारे एक्चुअल कंडीशन में रिटर्न कर लेते हैं, और हमारा जो बीमारी है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है आयन चैनल मॉड्यूलेटर अल्टर आयन फ्लक्स एंड सेल एक्जिबिलिटी। और जब हम आयन चैनल मॉड्यूलेटर के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है, तो बेसिकली क्या होता है, ये कुछ चीज़ के प्रवाह, यानी कुछ चीज़ अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो आयंस जाते हैं, या हमारे सेल या रिसेप्टर के अंदर जब आयंस जाते हैं, जैसे हमने आयन चैनल भी हमारा टारगेट में आता है, तो वो जो आयन जाते हैं उससे भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल हमारे बॉडी का एक्शन के लिए भी हमें आयंस की जरूरत पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ हाइपर एक्टिविटी या हाइपो एक्टिविटी देखा जाता है। मीन्स कई बार क्या होता है, इन इन आयंस के नॉर्मल प्रवाह से भी हमारा बॉडी जो है ज़्यादा एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है या एबनॉर्मल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। तो उस हिसाब से उस सिचुएशन में उसका मॉड्यूलेटर लिया जाता है। एक तरीके से आयन चैनल मॉड्यूलेटर जो है वो मेडिसिन ही होता है, जिसको खाने से क्या होता है, वो जो उसका रिफ्लक्स है या फ्लक्स है, यानी उसके अंदर जो जा रहा है आयंस को, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उस तरीके से भी हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में भी प्रतिबंध लगाते हैं, या यूँ बोल सकते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से, जैसे कि हमारा मान लीजिए एंटीबायोटिक्स हो गया या एंटीवायरल हो गया, तो बेसिकली इसका रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर पल रहे बैक्टीरिया वायरसेस को कंट्रोल करना। तो वो जो बैक्टीरिया और वायरस जो होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो वो डीएनए आरएनए सिंथेसिस के जरिए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ग्रो करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो जब हम इस तरीके की ड्रग खाते हैं, तो क्या करता है, उनके डीएनए या आरएनए सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ही वो खत्म हो जाते हैं और बॉडी उसको हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। तो ये भी एक तरीके की जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब बेसिकली होता है बाइंडिंग स्ट्रेंथ। मतलब एक ड्रग जो है अपने टारगेट के साथ कितने एफिनिटी से बाइंड कर रहा है, यानी कितने खिंचाव तनाव से बाइंड कर रहा है। दूसरा वर्ड है हमारा एफिकेसी, यानी रेस्पॉन्स। जब बाइंड करता है, जब एक्शन प्रोड्यूस करता है, वो जो रेस्पॉन्स आता है, उसको भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। यानी जो ड्रग जितने हैवी, यानी जितने पोटेंशियल के साथ हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उतना जल्दी उसका एफिकेसी आएगा, उसका रेस्पॉन्स आएगा। तो ये भी एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब है बेसिकली कि हमने जो दवा खाया है, एक टारगेट बीमारी के लिए खाया या एक टारगेट डिजीज के लिए खाया है। तो इसमें जो बताया गया है कि सिलेक्टिविटी मिनिमाइज ऑफ टारगेट इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जब एक ड्रग के अंदर सिलेक्टिविटी होता है, तो बेसिकली वो अपने सिर्फ जोन में एक्टिविटी दिखाता है, यानी वो अपने टारगेट के ऊपर एक्टिविटी दिखाता है, बाकी सारे जगह में उसका एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये एक तरीका है जिससे भी हम जनरल मैकेनिज्म एक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर टीबी हुआ है, इफ समबडी इज सफरिंग विद टीबी, तो उस कंडीशन में हम एक ऐसा ड्रग बनाएंगे जो टीबी के जो लिए जो रेस्पॉन्सिबल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर पड़ रहे हैं, तो उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाके टारगेट करे और उसी को खत्म करे, ना कि दूसरे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को जाके अफेक्ट करे। इसी को बोला गया है ऑफ टारगेट इफेक्ट। और जब हम 10th पॉइंट की बात करें, तो उसमें बताया गया है कंसंट्रेशन रेस्पॉन्स रिलेशनशिप डिफाइन द पोटेंसी।
इसका मतलब ये है कि जब हम कोई ड्रग के कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं या ड्रग के कंसंट्रेशन को एज ए जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो जिस ड्रग का कंसंट्रेशन बेहतर होता है, अच्छा होता है, कम अमाउंट में भी बेहतर कंसंट्रेशन शो करता है, उसका पोटेंशियल भी उतना ही बेहतरीन होता है। इस चीज़ को हम एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को 500 mg का पैरासीटामोल का रिक्वायरमेंट है या एंटीपायरेटिक का रिक्वायरमेंट है, और अगर हम उसको 300 mg या 250 mg का पैरासीटामोल दें, तो उसका कंसंट्रेशन ऑब्वियसली उस व्यक्ति के लिए कम है, तो उसका पोटेंशियल भी कम प्रोड्यूस होगा, यानी उसका एक्शन जो है कम प्रोड्यूस होगा। उस व्यक्ति को अगर हम करेक्ट 500 मिलीग्राम या 500 mg का पैरासीटामोल का टैबलेट देंगे या एंटीपायरेटिक देंगे, तो उसका फीवर तभी ठीक हो पाएगा। तो ये सीधी सी बात, पोटेंशियल इसी बात को दर्शा रहा है। दूसरा हमारा 11 पॉइंट में बताया गया है, फार्माकोकाइनेटिक गवर्न्स द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फार्माकोकाइनेटिक यानी एडीएमईटी, ये किसको मानता है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को मानता है। बेसिकली जब कोई ड्रग हमारे बॉडी के अंदर एक लंबे दौर तक या एक स्पेसिफिक टाइम लाइन तक एक्शन प्रोड्यूस करता है, तो बेसिकली उसका कंट्रोल होता है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। मींस हमने जो एब्जॉर्प्शन किया, कितना फास्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना फास्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और कितना फास्ट वो एलिमिनेट भी हो रहा है बॉडी से, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर भी मैटर करता है, या यूं कहें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए फार्माकोकाइनेटिक भी मैटर करता है। इसको भी हम एक तरीके से जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर सही मायने में हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ें, तो बेसिकली इसमें होता यह है कि नेट इफेक्ट इज ए थेरापेटिक रेस्पॉन्स विथ मिनिमल टॉक्सिसिटी। मीन्स अगर हमको कोई ड्रग का नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो उसमें जितने भी थेरापेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस किया है, एक मिनिमल लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी उस दवा को खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है या एकदम माइनर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होता है। उसके साथ ही साथ जो उसका बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है या बीमारियों को ठीक करने वाले जो एक्शन प्रोड्यूस होता है, उसको अगर हम एक साथ काउंट करें, तो दैट इज अवर नेट इफेक्ट थेरापेटिक रेस्पॉन्स। तो इसमें हमने एक वर्ड देखा था, एफिनिटी वर्सेस एफिकेसी, मीन्स बाइंडिंग स्ट्रेंथ वर्सेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस इफेक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि जब ड्रग हमारे रिसेप्टर या टारगेट तक पहुंचता है, तो कितना स्ट्रेंथ से बाइंड करता है, साथ ही साथ कितना एबिलिटी प्रोड्यूस करता है या कितना उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है, इसी को हम बोलते हैं एफिनिटी वर्सेस एफिकेसी। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द केमिकल डिग्रेडेशन। तो जब हमारे बॉडी के अंदर एक मेडिसिन अच्छा एक्शन प्रोड्यूस कर लेता है, या एक्शन प्रोड्यूस करने के अंदर कुछ हमारे बॉडी के कुछ हिस्सा होता है, जैसे सारे दवा एक जगह एक तरीके से काम नहीं करता है, उनके दौरान कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिससे वो दवा जो है डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, या यूँ कहें खराब होना स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं केमिकल डिग्रेडेशन। बेसिकली केमिकल डिग्रेडेशन जो होता है वो 5 टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला केमिकल डिग्रेडेशन होने का एक रिएक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। दूसरा है ऑक्सीडेशन। तीसरा है फोटोलाइसिस। फोर्थ वन इज योर थर्मल एंड मॉइस्चर इफेक्ट, एंड फिफ्थ वन इज योर स्टेबलाइजेशन रिक्वायर प्रॉपर फॉर्मुलेशन एंड स्टोरेज कंडीशन। मीन्स जब हम एक दवा को बनाते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसको एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन चाहिए। अगर उस स्टोरेज कंडीशन में अगर नहीं रखेंगे, तब भी वो जो केमिकल दवा तो है केमिकल फॉर्म, तो केमिकल का, हर केमिकल का एक्सपायरी डेट होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो लंबे समय तक रह सके। मीन्स बेसिकली ये एक्सपायरी डेट या दवा के खराब होने वाले चीज़ों को बता रहा है, चाहे वो बॉडी के अंदर हो चाहे वो बॉडी के बाहर हो। तो जब हम हाइड्रोलिसिस का बात करते हैं, तो जब कोई दवा के अंदर हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो उसके अंदर अमाइड या ईस्टर का प्रोडक्शन हो जाता है, या उसके अंदर अमाइड और ईस्टर आ जाता है। तो उससे क्या होता है भाई, उसके वजह से क्या होता है, जो दवा का जो असर है, जो पोटेंसी है, जिस फोर्स से वो हमारे रिसेप्टर से बाइंड करना चाहिए, उस फोर्स से वो बाइंड नहीं कर पाता है। तो ऑब्वियसली उसके वजह से क्या होगा, उसका एक्शन कम प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स बेसिकली, ऑक्सीडेशन का मतलब अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कोई दवा के अंदर या कोई मॉलिक्यूल के अंदर अगर ऑक्सीजन आ जाता है, या आउटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिससे एक अनसेचुरेटेड सिस्टम क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हमारा फिनॉल वाले ड्रग्स हो गए, एमीन्स वाले ड्रग्स हो गए, जिसके वजह से क्या होता है, उसका पोटेंशियल भी कम जाता है, जिससे बेसिकली वो ड्रग डिग्रेड हो जाता है या खराब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस डिग्रेड द लाइट सेंसिटिव ड्रग। इसका मतलब क्या है, जो फोटोलाइसिस एक केमिकल रिएक्शन होता है, इसके वजह से क्या होता है, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो लाइट से सेंसिटिव होते हैं। अब यहाँ पे फोटो का मतलब है
लाइट लाइसिस का मतलब है तोड़ना, मीन्स बेसिकली क्या होता है, जब फोटोलाइसिस केमिकल रिएक्शन होता है लाइट सेंसिटिव ड्रग के ऊपर, तो उसके जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने की वजह से क्या होता है, वो उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से नॉर्मली काम करता है, मीन्स पोटेंसी उसका भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मल एंड मॉइस्चर इफेक्ट। तो इसके हेडिंग से ही पता चला, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मॉइस्चर मीन्स हमारे एटमोसफेयर में घूमने वाले माइन्यूट वाटर ग्लोब्यूल्स। इसके वजह से क्या होता है भाई कि ये हमारा क्या करता है, डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस है उसको एसिलरेट करता है और स्पीड अप कर देता है। ऊपर जो तीन प्रोसेस हमने पढ़ा, मान लीजिए कोई ड्रग इन तीनों प्रोसेस से डिग्रेड हो रहा है, तो जब उसको टेम्परेचर और मॉइस्चर मिल जाता है तो ये और स्पीड अप हो जाता है, जिससे उसका डिग्रेडेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। एंड लास्ट वन इज दैट इज योर स्टेबलाइजेशन रिक्वायर द प्रॉपर फॉर्मुलेशन एंड स्टोरेज कंडीशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ड्रग का एक्सपायरी डेट को आपको स्टेबल रखना है या एक्सपायरी को स्टेबल रखना है, तो उसका प्रॉपर फॉर्मुलेशन भी करना जरूरी है। जिस अमाउंट में जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है उसको उतने अमाउंट में मिलाना है, साथ ही साथ जब वो प्रोडक्ट बन जाए तो उसको एक स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन में ही रखा जाए, ताकि वो ड्रग ज़्यादा समय तक परसिस्टेंट रहे। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, यूँ कहीं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जो बहुत मायने रखते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट्स, इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्टेड टू एक्टिव इन विवो, यानी कोई ड्रग है जिसको हम पहले खाते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब वो बॉडी के अंदर जाता है केमिकल रिएक्शन होता है और एक्टिव फॉर्म में आता है। इन विवो मीन्स ए लिविंग सिस्टम के अंदर जाता है, कोई जिंदा इंसान के अंदर या कोई जिंदा एनिमल के अंदर जब जाएगा और उसके अंदर ही वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तब जाकर अगर वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोड्रग, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है आइसोनियाजिड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायो आइसोस्टर्स। इसका मतलब है कोई अगर एक ड्रग है या कोई मॉलिक्यूल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूएंट मीन्स उसको अगर हम कोई सिमिलर ड्रग से या मॉलिक्यूल से रिप्लेस करें और जिसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो, यानी उसका काम करने का तरीका और उसका जो रेस्पॉन्स है वो सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो असिस्टर्स बोलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीड ऑप्टिमाइजेशन। लीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं या कोई मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसके स्टेप्स में बार बार चेंजेस लाना, उसको बनाने के तरीके को और बेहतरीन बनाना, जिसके वजह से क्या होता है उसका एडीएमईटी प्रोफाइल जो है इम्प्रूव हो जाता है, या उसके काम करने के तरीके इम्प्रूव हो जाता है, यानी उसका बायोलॉजिकल एक्शन इम्प्रूव होता है, उसी को हम बोलते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन। एंड लास्ट वर्ड दैट इज योर ड्रग लिंकेज रूल। ड्रग लिंकेज रूल बेसिकली टारगेट के साथ जब ड्रग लिंक करता है या बाइंड करता है, तो उसमें कुछ रूल्स हैं, कैसे बाइंड करता है उसको स्टडी करने का कुछ रूल्स है। जैसे कि हमारा लिपिंस्की रूल है ऑफ 5। लिपिंस्की रूल ऑफ 5 को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमें मिलेगा ड्रग कैसे बाइंड करेगा टारगेट से, उसको हम क्वांटिटेटिव मैनर में कैसे कितने फोर्स से बाइंड कर रहा है, या एक मैथमेटिकल रिलेशन से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी याद करने के लिए जो समरी वाला जो पॉइंट्स है उसको हम याद कर लेते हैं। तो मैंने इसको 5 पॉइंट्स में समराइज किया हुआ है, जिससे हमें ये जल्दी से जल्दी याद हो जाए एग्जाम के लिए बेसिकली। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इंटीग्रेट द केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी फॉर ड्रग डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली ये बताना चाहता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है बायोलॉजिकली ही और केमिस्ट्रिकली, ये दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे हम ड्रग डिजाइन और ऑप्टिमाइजेशन दोनों को बेहतर बना सकते हैं। मीन्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जोड़ के एक नया ड्रग बना सकते हैं, या बना बनाया ड्रग को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या एक नया ड्रग बना के भी उसको हम बेहतर ड्रग बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में दिया गया है एसएआर, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड फार्माकोफोर कॉन्सेप्ट गाइड द एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, यानी एसएआर और एक मिनिमम स्ट्रक्चरल जो वैल्यू होता है कोई भी ड्रग का, उस चीज को हम इस्तेमाल करके कोई भी ड्रग का एक्टिविटी एंड उसका सिलेक्टिविटी को भी हम स्टडी कर सकते हैं। और हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखा था जिसमें हमने देखा था कि स्टीरियो केमिस्ट्री एंड फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज क्रिटिकली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। मीन्स कोई भी एक ड्रग का ओरिएंटेशन होता है, कौन सा साइड से वो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर के साथ या एंजाइम के साथ या टारगेट के साथ, और उसका जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली क्या करता है, उस ड्रग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी उसके बाइंड करने के तरीके और उसका जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है वही एक तरीके से ड्रग को रिप्रेजेंट करता है कि वो काम कैसे करेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट वो है स्टेबिलिटी एंड एडीएमई कंसिडरेशन इंश्योर द इफेक्टिव एंड सेफ थेरापी।
इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसका एडीएमईटी को बेहतर बना लिया, या उसका स्टेबिलिटी यानी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो डिग्रेड ना हो, इसको हमने अगर सही बेहतर बना लिया, इन दो चीज़ों को अगर बेहतर बना लिया, तो उसका इफेक्टिवनेस के साथ ही साथ उसका सेफ प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा, जिससे हम उस ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे बीमारियों को ठीक करने के लिए। इमेजिन करो कि एक आदमी जंगल में बीमार है और वो एक प्लांट खाता है और ठीक हो जाता है। तो ये मान के चलो कि उस दिन से मेडिसिनल केमिस्ट्री का कहानी शुरू हुआ है। जैसे कि पहले के टाइम पे लोग नीम के पत्ते का पाउडर या उसका पेस्ट बनाकर यूज करते थे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, और आज के टाइम में हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया का टारगेट करता है। वैसे ही मेडिसिनल केमिस्ट्री है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम वही पुराने तौर तरीकों को यूज करके एडवांस वर्जन में ले आते हैं, और वही पुराने बीमारी को ठीक करते हैं या नया बीमारी को ठीक करते हैं, वही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोसेस को यूज करके। बस हमारा उस ड्रग को यूज करने का, बनाने का तरीका बदल गया, जिसको हम लीड ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो अब मेरा एक सवाल है, ड्रग बॉडी के अंदर जाके अक्सर कैसे काम करता है, आखिर क्या करता है बॉडी के साथ? इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।